Dr. Sanjeev Singh. Here you'll be getting complete and authentic information about medicine, healthcare and home remedies. So please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never have to go anywhere else ever again. Thank you. दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पीमेन के बारे में, कैसे काम करती है, क्या दिक्कतें आती हैं अगर स्पीमेन टैबलेट लेते हैं तो, देन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, किस केस में ये लेनी चाहिए और क्या क्या ऐसे कंडीशन है जहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, मेल में पुरुषों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, स्पर्म का नॉर्मल रेंज कितना होता है, देन इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है जैसा मैंने डिस्कस किया, देन कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिटेशन क्या है, सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। शुरू करते हैं इस वीडियो में। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, ताकि ऐसी और मैं वीडियोस बनाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है, क्यों बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो फीमेल का प्रॉब्लम्स तो हमें भी पता है दोस्तों, ओवरियन सिस्ट होता है, देन पीरियड्स में अगर रेगुलर नहीं होगा, एमसी टाइम पर नहीं आता होगा, महीना टाइम पर नहीं आता होगा, तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है। देन अगर सिस्ट होगा, छोटे छोटे सिस्ट होते हैं जैसे प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें होती हैं उनको, देन वो सिस्ट एज अ पानी के जो गुब्बारे होते हैं, पानी के छोटे छोटे बूंद होते हैं, उस तरह के छोटे छोटे सिस्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। देन थायराइड प्रॉब्लम, ओवरवेट, डायबिटीज़, ये सब तो सेकेंडरी हैं, इसे इन सब चीज़ों के वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ये रही बात फीमेल की। हम फोकस करेंगे आज सीमेन के बारे में, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, क्या दिक्कतें होती हैं मेल में। तो मेजर कॉज जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का वो मेल में स्पर्म काउंट को लेकर है। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, क्यों अगर नॉर्मल स्पर्म काउंट होता भी है तो उसके वजह से प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव होती, ये भी कुछ पेशेंट का जो होता है क्वेश्चंस होता है। तो ये सारे आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो दोस्तों जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो 15 मिलियन होता है, 15 मिलियन से 200 मिलियन नॉर्मल स्पर्म काउंट है। पहले WHO ने कहा था कि 40 मिलियन स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है, बट धीरे धीरे पोल्यूशन, देन डिप्रेशन, देन इतना सारा एंजाइटी, स्ट्रेस के वजह से स्पर्म काउंट लेवल वैसे भी कम हो जाता है। तो अब वो जाके हो गया 20 मिलियन नॉर्मल स्पर्म काउंट कहा जाता है। अगर आपके रिपोर्ट में 20 मिलियन या 20 प्लस होता है स्पर्म काउंट तो दैट इज़ आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, एंड जो प्रॉब्लम है वो फीमेल में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो स्पर्म काउंट होता है 20 मिलियन नॉर्मल, उसमें पेशेंट आके कहते हैं मेरा स्पर्म काउंट तो नॉर्मल है, तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव हो रही है। दोस्तों इसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल एक तरह का कॉलम होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है देखने के लिए। इसमें पता चलता है कि जो स्पर्म है कितने डेड हैं, कितने अलाइव हैं, कितने रनिंग हैं, कितने रैपिड में भाग रहे हैं, ये सब क्राइटेरियाज मैच होना बहुत ज़रूरी है। रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल जो रेट होता है वो एटलीस्ट 32% होना चाहिए, नॉर्मल रेंज होता है, जो ओवरऑल 20 मिलियन होता है। तो आके कहते हैं मेरा स्पर्म काउंट तो 110 मिलियन है, तो क्यों नहीं प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है। तो हम डिटेल में रिपोर्ट वगैरह पढ़ते हैं तो पता चलता है उनका रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल जो रेट है वो 10% है, 20% है, इसके वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। जैसे कितने स्पर्म हैं वो ज़िंदा हैं, कितने डेड हो चुकी है, कितने ज़ोर से भाग रहे हैं, कितने रुके हुए हैं, कितने स्पर्म हैं जिसकी डेथ हो चुकी है। तो ये सारे क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए। रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म काउंट में। देन मॉर्फोलॉजी होता है कि स्पर्म कैसे दिखता है, क्वालिटी कितनी है स्पर्म में, ये भी क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मॉर्फोलॉजी रेट कम से कम एटलीस्ट 8% होना चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, एक नॉर्मल हेल्दी स्पर्म काउंट में। अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन है तो आपका जो होता है मॉर्फोलॉजी रेट या मॉर्फोलॉजी काउंट वो एटलीस्ट 8% होना ही चाहिए। उससे पता चलता है स्पर्म दिखता कैसा है, देन उसकी क्वालिटी कैसी है। कभी कभी दोस्तों होता है स्पर्म एकदम पतला होता है, पानी की तरह। लोग कहते हैं कि स्पर्म
पेशेंट आके कहते हैं मेरा धात जो है एकदम पतला है पानी की तरह, उसके लिए क्या उपाय की जाए। देन कोई आके कहता है कि स्पर्म का जो क्वांटिटी है वो कम है, क्यों ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम स्पीमेन देते हैं। दोस्तों ये स्पीमेन दोस्तों कॉन्फिडो एंड स्पीमेन दोनों में वास्ट डिफरेंस है। कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्पीमेन एंड कॉन्फिडो को मिक्स करते हैं। पहले थोड़ी मैं कॉन्फिडो के बारे में जानकारी दे देता हूं। दोस्तों कॉन्फिडो जो होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है उसको बूस्ट करता है और एक तरह का स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना प्रोवाइड करता है। पेनिस का जो साइज़ होता है वो लगभग थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है, देन उसमें स्ट्रेंथ आता है, स्टेमिना होता है। एंड जो सेक्स ड्यूरेशन होता है, जो सेक्स का टाइमिंग होता है, कोई पेशेंट आके कहते हैं कि हार्डली 5 मिनट से 10 मिनट में स्पर्म बाहर आ जाता है, स्पर्म गिर जाता है। तो वो जो कॉन्फिडो होता है वो आपका हाफ एन आवर या 1 घंटा जो सेक्स टाइमिंग होता है, सेक्स ड्यूरेशन होता है, उसको भी बढ़ाता है। तो ये कॉन्फिडो की बात हो गई। स्पीमेन अपोजिट है दोस्तों, ये हमारे स्पर्म के क्वालिटी पे फोकस करता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे फोकस करता है। दोस्तों स्पर्म काउंट बढ़ाता है, इसका ना तो कुछ हमारे स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना से रिलेटेड है, ना तो टेस्टोस्टेरोन लेवल से रिलेटेड है। ये सीधा फोकस करता है स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी जैसे धात पतला है, पानी की तरह है, देन सॉरी एकदम वाटरी डिस्चार्ज है, उसमें कुछ वाइटी फ्लूइड नहीं है, वाइट जैसे फ्लूइड होता है वो भी नहीं है, तो उसको प्रॉपर करता है, वो स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है। देन साथ में स्पर्म के क्वांटिटी को भी फोकस करता है, स्पर्म की क्वांटिटी भी बढ़ती है। इसमें स्पर्म की क्वांटिटी की तरफ ध्यान दिया जाए तो कोई पेशेंट आके कहते हैं कि स्पर्म जो डॉक्टर साहब निकलता है वो एकदम कम निकलता है, थोड़ा सा निकल के रह जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि स्पर्म जो है वो अभी भी पेनिस में फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा है, तो उसको भी फ्लो वो अच्छा करता है और हमारे स्पर्म की क्वालिटी एंड प्लस क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्फिडो एंड स्पीमेन में, ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं दोनों प्रिस्क्राइब करता हूँ पेशेंट को, डिपेंड करता है केस कैसा है। कॉन्फिडो वाला पेशेंट रहेगा तो कॉन्फिडो उसको प्रिस्क्राइब करूँगा, देन स्पीमेन वाला होगा तो उसको स्पीमेन देता हूँ, डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना से दिक्कत है, सेक्स पावर बढ़ाना है, देन सेक्स ड्यूरेशन बनाना है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करना है, तो उसके लिए कॉन्फिडो में सजेस्ट करता हूँ। एंड अगर स्पर्म से रिलेटेड है, स्पर्म की क्वालिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, स्पर्म में कमी है, धात में कमी है, धात 20 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो उस केस में स्पीमेन सजेस्ट करता हूँ। तो ये बात हो गई स्पीमेन एंड कॉन्फिडो को डिफरेंस को लेके। दोस्तों जो स्पीमेन की अगर हम जांच करते हैं लैब में, उसमें भी एक तरह का क्राइटेरिया होता है, वो भी मैच होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहीं मैंने देखा है कुछ लैब्स जो होते हैं जो वो क्या कहते हैं, रात को स्पर्म पेशेंट का जो अगर स्पर्म काउंट का टेस्ट करना होता है लैब में, तो रात का स्पर्म लेते हैं, मॉर्निंग में रन करते हैं, तो सीधी बात है उसमें डिफरेंस तो आएगा। स्पर्म काउंट हम अगर लैब में टेस्ट कराते हैं तो एटलीस्ट पेनिस के बाहर आया हुआ स्पर्म 15 या 20 मिनट्स के अंदर हमें टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों जैसे स्पर्म निकला पेनिस के बाहर, हम जो कैप्स देते हैं जहाँ पे आप अपना स्पर्म स्टोर करते हो, वो स्टोर करने के बाद कम से कम मिनिमम आपको 10 to 15 मिनट्स के अंदर वो लैब में चले जाना चाहिए। लैब में जाएगा, रन होगा और तुरंत आपको, अगर आपको अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको 15-20 मिनट्स में वो स्पर्म का जो काउंट होता है वो रन होना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ लैब्स या फिर कुछ पेशेंट ये भी गलतियां करते हैं कि प्रॉपर वो जिस लैब में देते हैं और जब देते हैं उनका प्रॉपर टाइम शेड्यूल नहीं हो पाता, देन कुछ जैसे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उसमें भी एक्यूरेट स्पर्म काउंट नहीं आता। अगर ऐसा कुछ पेशेंट सजेस्ट करते हैं तो मैं उन्हें यही बात कहता हूं कि आपका मुझे एक बार और टेस्ट लगेगा स्पर्म काउंट का, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूं। तो दोस्तों ये कुछ स्पर्म काउंट से रिलेटेड बात हो गई। तो दोस्तों बात करते हैं सीधा स्पर्म का जो काउंट है वो कम क्यों होता है मेल्स में। तो इसके खूब सारे क्राइटेरियाज है, जैसे अगर पेनिस में कुछ इंजरी हुई हो, टेस्टिस में कुछ इंजरी हुई हो, देन क्रोनिक डिजीज़ हो,
कैंसर है, देन HIV रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इन सब के वजह से स्पर्म काउंट लेवल हमारा कम होता है। मेजर फोकस करेंगे ओलिगोस्पर्मिया पे। ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म काउंट। दोस्तों इसमें होता है क्या, 3 तरह से इसमें कैटेगरीज डिवाइड ही होते हैं। लो ओलिगोस्पर्मिया, मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया, देन सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। माइल्ड में होता है दोस्तों जो स्पर्म काउंट होता है वो 5 से 10 मिलियन होता है। देन मॉडरेट में होता है एकदम कम, उसमें होता है 5 to 10 मिलियन स्पर्म काउंट। एंड सीवियर ओलिगोस्पर्मिया में होता है बिलो 5 और 5। तो इस हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पेशेंट किस कैटेगरी में सेट होता है। रिपोर्ट आने के बाद स्पर्म काउंट लेवल जो देखते हैं उससे ये पता चलता है कि पेशेंट माइल्ड में ओलिगोस्पर्मिया में सेट होता है या फिर मॉडरेट में या फिर सीवियर में। वो डिपेंड करता है स्पर्म काउंट के ऊपर कितना होता है। अब जैसा मैंने बताया कुछ कॉज क्यों स्पर्म काउंट लेवल कम होता है, क्या क्या दिक्कतें आती है, पास्ट इंजरी हुई हो, देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, हेपेटाइटिस, HIV, देन डाइट अच्छी नहीं हो पेशेंट की, तो इन सब के वजह से स्पर्म काउंट लेवल कम होता है। सबसे उसमें मेजर कॉज है, उसे हम कहते हैं वेरिकोसिल। दोस्तों जैसा मैंने बताया लो स्पर्म काउंट होने का सबसे मेन रीज़न है वेरिकोसिल। ये होता क्यों, पहले सबसे समझ लेते हैं दोस्तों। कुदरत ने, नेचर ने हमारे टेस्टीज, हमारे जो अंडकोश होता है उसको शरीर के बाहर रखा है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हमारी बॉडी से। इसलिए इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसलिए हमारे शरीर के बाहर होता है, थोड़ी नीचे की तरफ। इसमें ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। जब टेस्टीज़ में एक टेस्टीज जो होता है, जो अंडकोश होता है, वो हमारे नसों से घिरा होता है, नसों का एक जाल होता है, और जब उस नसों में सूजन आ जाए तो हम उसे वेरिकोसील कहते हैं। सूजन आता है, देन डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है, और ग्रेविटी की वजह से हमेशा खिंचाव जैसा पेशेंट को महसूस होता है। तो ये सारे कंडीशन को हम वेरिकोसील कहते हैं। कुछ ट्यूमर्स अगर पेट में होते हैं, देन प्रोस्टेट ग्लैंड्स के कैंसर होते हैं, देन यूरिनरी ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, इसके वजह से टेस्टिस में स्वेलिंग होती है, और जो वहाँ की वेन्स होती है वो एनलार्ज हो जाती हैं, और उसके वजह से होता क्या है दोस्तों, स्पर्म काउंट जो रेंज होता है, जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और पुरुषों में दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लो स्पर्म काउंट के। तो फ्रेंड्स, सीमेन से स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी तो बढ़ेगी, बट उसके पहले मैं कुछ 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे हम स्पर्म की क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑलरेडी हम बढ़ा सकते हैं। एक होम रेमेडी है, घरेलू इलाज है, जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम मेडिसिन ना लेते हुए भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। मेडिसिन हम सेकंड ऑप्शन करेंगे, बट फर्स्ट जो है 7 थिंग्स जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर धीरे धीरे 1 बाय 1 फोकस करेंगे। सबसे पहला, लूज़ वेट। अगर हम अपना वजन कम करने का सीधा इफेक्ट हमारे स्पर्म काउंट पे पड़ता है दोस्तों। अगर आप ओवर वेट हैं, जंक फूड लेते हैं, देन अल्कोहलिक हैं, देन स्मोकिंग करते हैं, और एक ओवर वेट, ओबेसिटी, मोटापा जो हमारे बॉडी में, उसके वजह से होगा क्या दोस्तों, लो स्पर्म काउंट, और वो स्पर्म हेल्दी भी नहीं होगा, और जैसे मैंने बताया एक तरह का वाटरी फ्लूइड होगा। तो ये सारे, अगर आप ओवर वेट हो, देन मोटापा है, तो सीधा ये आपके स्पर्म काउंट पे अफेक्ट करेगा। तो वजन कम करना, लूज़ वेट ये जो सारा कम करने से होगा क्या दोस्तों, ये सीधा हमारे स्पर्म काउंट पे अफेक्ट करेगा, और स्पर्म की क्वालिटी बढ़ेगी, मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा, देन एक तरह का वाइटी फ्लूइड बनेगा बॉडी में। तो ये सारी कंडीशन हो जाएंगे अच्छे। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करके अपना हेल्दी स्पर्म जो है वो बढ़ा सकते हैं दोस्तों। एक स्टडी से माना गया है कि आप 160 मिनट 160 मिनट देते हो वीकली फॉर 6 मंथ, तो डेफिनेटली हमारा स्पर्म जो है वो, उससे होगा क्या दोस्तों, एक्सरसाइज करने के हमारे पेनिस में जो होगा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उसमें स्ट्रेंथ आएगा, स्टेमिना आएगा, सब कुछ आएगा, और उसके वजह से होगा क्या दोस्तों, सीधा अफेक्ट हमारे स्पर्म काउंट पे पड़ेगा और हमारा स्पर्म काउंट बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। डेली आप नहीं बोल के, आप अगर
1000 या 2000 स्टेप्स भी आप वॉक करते हो, दैट इज़ इनफ फॉर यू। इसीलिए लोग कहा जाता है कि दोस्तों एक्सरसाइज हर चीज़ में फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़, देन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों में एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है दोस्तों। आप दिन के एटलीस्ट कुछ नहीं तो 10 मिनट मॉर्निंग में, 10 मिनट इवनिंग में आप दे सकते हो फॉर हेल्दी स्पर्म। तो एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया सेकंड फैक्टर है। जो क्राइटेरिया है हम कैसे अपना हेल्दी स्पर्म बढ़ा सकते हैं, वो है अपने डाइट के ऊपर फोकस करके। हम विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह लेंगे तो सीधी बात है हमारे स्पर्म के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। विटामिन जैसे आप दिन में दोस्तों 1000 mg आप विटामिन सी लेते हो तो सीधा आपके स्पर्म के मोर्टेलिटी रेट के ऊपर ये अफेक्ट करता है। और उतने ज़्यादा स्पर्म जो वो दौड़ते हैं, भागते हैं, रैपिड होते हैं। रैपिड जैसा मैंने बताया, रैपिड मोर्टेलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसके वजह से हमारा स्पर्म काउंट भी बढ़ता है। तो जैसा मैंने बताया, अब अपने डाइट पे फोकस कीजिए। हेल्दी डाइट लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, देन ड्राई फ्रूट वगैरह ले सकते हो, देन मिल्क का अगर यूज़ करते हो तो मिल्क का यूज़ कर सकते हो। ये कुछ विटामिन डी भी बहुत इफ़ेक्टिव है। देन विटामिन सी जैसे मैंने बताया, और इस कोविड सिचुएशन में तो विटामिन सी तो हमें लेना ही चाहिए। हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा तो हम एक हेल्दी शरीर पा सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे जो मैंने बताया आपको डाइट रिलेटेड, विटामिन सी, प्रोटीन वगैरह लेने से मसल बिल्ड तो होता ही है, साथ में हमें एक तरह का एनर्जी भी प्रोवाइड करता है दोस्तों, जिससे हम दिन भर एक्टिव होते हैं। तो ये सब डाइट से रिलेटेड है। डाइट भी हमारी अच्छी होनी चाहिए हमारा स्पर्म काउंट अगर बढ़ाना है तो। फोर्थ क्राइटेरिया है वो है दोस्तों अवॉइड टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे स्मोकिंग, टोबैको, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये सारे आपको अवॉइड करने होते हैं। पेशेंट आते हैं तो हम उनको वही सजेस्ट करते हैं, कोई बुरी आदतें तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं करते, देन ड्रिंकिंग एल्कोहल। देन यहाँ पे मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे स्लम एरियाज़ है, एंड स्लम एरियाज़ में दोस्तों वो दिन भर टोबैको वगैरह खाते रहते हैं। उसके वजह से होता क्या दोस्तों, उसके वजह से होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती और मेल में सारी दिक्कतें आती हैं दोस्तों। स्मोकिंग की वजह से होता है क्या, ये ब्लड वेसल को हमारे डैमेज करता है और ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है पेनिस तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो उसमें इस तरह का डाउनफॉल होगा। और अगर डाउनफॉल हो गया तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्टेमिना नहीं होगा, और ये सीधी बात है स्पर्म काउंट तो सीधी बात लो हो जाएगा। देन टोबैको भी बहुत हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, बहुत हार्मफुल है। देन अल्कोहल, सीधी बात है अल्कोहल तो हमारे सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब करता ही है, साथ में हमारे ऑर्गन्स को भी, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट वगैरह एवरीथिंग सबको डैमेज करता है। तो ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको वगैरह अवॉइड करना होता है। अगर पेशेंट इज़ रेडी टू कम्प्रोमाइज़, ये सब अवॉइड करने के लिए रेडी है, तब भी मैं उसको मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ। अगर देन टू बोलता है कि मैं ये खाऊंगा, वो मैं छोड़ नहीं सकता, तो मैं उनको एक ही बात सजेस्ट करता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कोई दूसरे कंसल्टेंट को जाके अपनी बीमारियाँ, अपनी जो भी परेशानी है वो उनसे डिस्कस कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक तरफ से मेडिसिन भी चालू है और अपने आप सप्लीमेंट्स, प्रोटीन भी ले रहे हो, जैसे टोबैको एंड अल्कोहल वगैरह एक तरह का सप्लीमेंट ही होता है उनके लिए, वो भी चालू है, तो दोनों का तालमेल होता नहीं प्रॉपर। दोनों मेडिसिन भी चालू है एक तरफ से इनका टॉक्सिक सब्सटेंस भी चालू, तो ना तो ये काम कर पाती है ना तो ये काम कर पाती है और पेशेंट बीच में लटक जाता है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि वो आप छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, तभी आपकी जो है आपका सेक्सुअल लाइफ, देन प्रेगनेंसी कंसीव जिसके वजह से दिक्कतें हैं इतनी, वो सारी तभी सुधरेंगी। 7th टिप्स है वो है वेयर लूज कॉटन बॉक्सर्स। हम जो इनरवेयर पहनते हैं वो भी लूज़ होना चाहिए, एक तरह का कॉटन होना चाहिए, बॉक्सर जैसा होना चाहिए। जो शॉर्ट्स होता है बड़बुड़ा टाइप का, वो आप पहन सकते हो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हमारे जो टेस्टिस होते हैं उसको हवा लगना बहुत ज़रूरी होता है, एक कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए तो नेचर ने उसको हमारे बॉडी के बाहर रखा हुआ है, ताकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है वो ज़्यादा हीट होता है एज़ कम्पेयर टू टेस्टिस का। टेस्टिस को हमेशा कूल टेम्परेचर में होना होता है दोस्तों, इसीलिए वो बॉडी के बाहर होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर एंड टेस्टिस का टेम्परेचर दोनों अलग अलग होता है। जब रात में सोते हैं तो हमें एज अ बॉक्सर का आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये सब बातें हो गई हेल्दी टिप्स के बारे में। आप होम रेमेडी, घरेलू इलाज कैसे कर सकते हैं अपना स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए।
मेडिटेशन की तरफ बढ़ें तो एक ही वन एंड ओनली वन, दैट इज़ स्पिमन की तरफ आप देख सकते हैं सीधा आँख बंद करके। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की मोर्टेलिटी बढ़ाने के लिए, स्पर्म का फ्लूइड एक वाइटी थिक फ्लूइड करने के लिए। तो डोज एंड डायरेक्शन की बात की जाए तो इसको लेते कैसे हैं दोस्तों, डिपेंड करता है एज ग्रुप कैसा है। मैं सजेस्ट करता हूँ 25 एंड अबो को मैं ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसके पहले उसके नीचे एज ग्रुप को तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अबो 25 स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, गर्लफ्रेंड, ये सारी टेंशन्स की वजह से उनको स्पर्म काउंट तो लो होता है, ये साथ में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होता है। तो उन्हीं को मैं सजेस्ट करता हूँ। ये डोज इसका लेना कैसा होता है, एक मेडिसिन मॉर्निंग में देन इवनिंग में, ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग लेना होता है। डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा स्पर्म काउंट लो है तो आप थ्राइस अ डे आप दिन में 3 बार भी दे सकते हो उसको। बट मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मॉर्निंग इवनिंग में ही रखता हूँ, 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे। एंड इसका जो दोस्तों होता है वो आप इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी वगैरह चेक करके ही लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अगर मैंने एक्सपायरी हो जाती हैं दवाइयाँ तो काम नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर के ऊपर कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट छोड़ जाती हैं। तो जैसा मैंने बताया 2 टैबलेट्स आप ले सकते हो ट्वाइस अ डे, मिल्क के साथ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। देन कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रखना है। इसका भी टेम्परेचर थोड़ा सा डार्क प्लेस पे होना चाहिए, कूल होना चाहिए। सनलाइट की वजह से कुछ मेडिसिन ख़राब हो जाती हैं, एक्सपायरी तो वही होगी बट अफेक्ट नहीं करती हमारे बॉडी के ऊपर, तो हमेशा इसका ध्यान दीजिएगा आप। तो आशा करता हूँ वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। कुछ भी डाउट है पेमेंट से रिलेटेड, मैंने जो आपको गाइड किया, जो बताया, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर देन टू आपको रिप्लाई नहीं आता है तो अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप नंबर लेके आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हो, आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 8149272954 है, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। वहाँ जो भी डाउट है, अगर इन केस अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आता है तो डायरेक्टली आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, फ़ोन नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट करना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। कुछ इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कुछ होते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फीस, ऑनलाइन कंसल्टेशन चार्जेस लेते हैं, बट मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर दूँगा। और जो भी दिक्कतें हैं आप वो सारी बातें वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कुछ प्राइवेटली आपको भी स्पेस मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, मैं भी सजेस्ट कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ पूछते हो तो 10 लोग उसके कुछ नेगेटिवली लेते हैं, कुछ पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अगर आपको सही में योर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, योर स्पर्म, योर क्वालिटी, क्वांटिटी, तो हमेशा आप मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए, मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई दूँगा। इसके कोई, जैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसके कोई चार्जेस नहीं है, नथिंग। तो आशा करता हूँ वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं किस टॉपिक को कवर करूं अगली बार में। इससे रिलेटेड मेरा नेक्स्ट जो प्लानिंग है कवर करने का वो है हिमकोलिन जेल को रिलेटेड है, हिमकोलिन जेल से रिलेटेड है। जो तीनों जो दोस्तों मेडिसिन होती हैं वो एक दूसरे से, ये तीनों जो मेडिसिन होती हैं, ये जैसे ये दोनों हो गए, ट्यूब्स हो गया, वो इनका जो वर्किंग है, इनका जो काम है हमारे शरीर के ऊपर, तीनों अलग अलग है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मेरा जो नेक्स्ट प्लानिंग है मैं वो हिमकोलिन जेल को रिलेटेड कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।